पावर फिनिश किया था और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लीनियर मोमेंटम, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम है, इम्पल्स है। तो ये जो टॉपिक हैं ये अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमने उन्हें अलग अलग कर दिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जैसे एक पर्टिकुलर टाइप की चीजें हमने पढ़ी, फिर ये मोमेंटम या इम्पल्स वाला जो टॉपिक है ये भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसको हमने अलग अलग कर दिया जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप वर्क एनर्जी पावर देखेंगे तो उसी में आपको कोलिजन भी मिलेगा, लेकिन हमने कोलिजन को उठाकर अलग कर दिया, पूरा चैप्टर मतलब टॉपिक अलग बना दिया। तो ऐसे हम लोग अलग अलग जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। तो वही एक छोटा सा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम, बट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। वैसे मोमेंटम तो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं कई जगह पर। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं संवेग। लीनियर मोमेंटम बोलें या हम सिर्फ मोमेंटम बोल दें, अगर सिर्फ मोमेंटम कहा जाता है तो हम लीनियर मोमेंटम ही उसे समझेंगे। एंगुलर अगर होगा तो वो मेंशन होगा कि दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू mv, m मास ऑफ बॉडी, v वेलोसिटी है। SI यूनिट अगर आप देखें तो यहां से आप निकाल सकते हैं किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड, या फिर हम न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt। तो अगर आप यहां से देखें तो मोमेंटम चाहे चेंज इन मोमेंटम बात एक ही है, मतलब डायमेंशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो अगर हम मोमेंटम की यूनिट देखेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी। और अगर आपको डायमेंशन निकालनी तो निकाल ही लेंगे, किलोग्राम मतलब m हो गया और ये LT माइनस 1। तो अगर मोमेंटम की आपको डायमेंशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? m l t माइनस 1, ठीक है, ये डायमेंशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया मोमेंटम। अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमें आता है, बस यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं ड्रॉ करके। जैसे अगर P इज इक्वल टू mv है और इसमें अगर हम m कांस्टेंट कर दें, मतलब मास सपोज कर लिया यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ये तो लिखा ही है, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट देन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग ग्राफ इसका दिखा देंगे। अगर v कांस्टेंट है तो अगर v कांस्टेंट इसमें करते, मान लिया ऐसा कोई केस है जिसमें v कांस्टेंट है तो मास वेरी कर रहा है, वेरिएबल मास की कंडीशन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा अगर v कांस्टेंट है। तो अगेन अगर P और m में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर P कांस्टेंट है, मान लिया कि ऐसा केस है जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी चेंज हो रही, तो ऐसे केस में अगर P कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? m इंटू v इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब P इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? देन m इंटू v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और या फिर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है, m नीचे आ गया। तो अब अगर हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे अगर हम यहां पर v और m में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बताओ कैसा होगा? कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर v और m का ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपने यहां पर लिख दिया m की बजाय 1/m, अगर यहां पर हम लिखते हैं 1/m और यहां पर है v, अब ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। तो जैसे ये तो आपको क्लियर है, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई इसका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे हो गया। तो आप देखो यहां पर आप डिपेंड ये करता है कि आप x में क्या ले रहे हैं, x एक्सिस में क्या ले रहे हैं। जैसे आपको हम इधर आगे समझा दे रहे हैं, जैसे कहा गया v प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो अगर आप यहां पर, और दो कंडीशंस हमारे पास हैं, एक कंडीशन यहां पर है कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पर m और v में, और दूसरी कंडीशन है कि ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ करेंगे v और यहां पर लेंगे हम 1/m, ठीक है। तो अगर हम पहली कंडीशन देखें तो पहली कंडीशन में ये लिया जा रहा है x और ये लिया जा रहा है y, हम m को x ले रहे हैं ना, तो फिर ये रिलेशन कैसा दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है ना। और इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m है, तो उसमें y को हम ले रहे हैं v, तो ये तो हो गया y, लेकिन x को हम क्या ले रहे हैं 1/, यानी कि इस पूरे 1/m को हम क्या बोलेंगे x। तो अब अगर देखो तो क्या रिलेशन बन रही, तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था x और y का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहां पर क्या लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको ग्राफ देखना है। तो अगर v और 1/m में है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और v और m में है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। बात क्लियर हो गई ना? तो यहां पर इस तरीके से रहेगा, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहां तो आपको बता ही दिया जा रहा है ना, वही चीज हमने थोड़ा सा समझा दिया आपको कि ऐसे ऐसे होगा। अगर किसी का मन करेगा तो भी आप लिख लेना, पहले ये मेन लिख लो इतना। नोट कर लिया आपने? तो इसमें कुछ रटना तो है नहीं, हम लोग ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे आपको जो कंडीशंस यहाँ पर हैं वो कंडीशंस आपको बताई जा रही कि ऐसा है तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है, या इस तरह से पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर आपको हमने समझाया है, यहाँ लिखना नहीं है, जस्ट आपको जैसे समझाया गया है वो चीज है। तो ये यहाँ तो हमें कुछ और लिखना है ना, ठीक है, तो ये हमने बता दिया। तो अगर किसी को इसमें तो कोई कंफ्यूजन होता नहीं, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप चाहें तो इधर उधर कहीं अपना साइड में लिख लो, जहां जगह, मतलब यहाँ मत लिखना, यहाँ तो आपको कुछ और लिखवाना है। अगर आप ये चीज अपना मार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वहीं पर ऊपर जगह होगी तो ऊपर लिख लेंगे आप। इस वाले के लिए लिख लो, ये तो पता ही है, इसमें तो कुछ जरूरत है नहीं। इसी में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे स्ट्रेट लाइन हुआ, तो आपको बता दिया गया इस पूरे को x लिया गया, इस पूरे को यहाँ पर y लिया गया, तो y प्रोपोर्शनल टू x का कॉन्सेप्ट बन गया, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p एंड काइनेटिक एनर्जी के। क्या रिलेशन होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तो पढ़ाया नहीं, पूछ क्यों रहे हैं? पढ़ा चुके हैं पहले। क्या होता है? p²/2m, एकदम स्टार्टिंग से ही हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो आपको ये रिलेशन जो यहाँ पर पहले बताई गई थी वही रिलेशन यहाँ पर देखना है, और उससे रिलेटेड हम लोग को ग्राफ देखना है। ठीक है, तो जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन पता ही, 12 mv², इसी को अलग से m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, यहीं पर लिख देते हैं, k इज इक्वल टू, तो ऊपर हो जाएगा mv², और नीचे आ जाएगा 2m। ठीक है, वही स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जब केस पढ़ा था तब बताया था आपको। तो m और m मल्टीप्लाई करेंगे तो mv²/2m, और मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो यहां से k इज इक्वल टू आ जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2m। नोट कर लेंगे। अब जैसे यहां पर भी आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं, तो पहले वहां पर आपको रिलेशन तो बता दी थी, ग्राफ नहीं बताए गए थे, तो वो यहां पर हम लोग देखेंगे अब कि जैसे वो कह दे यहां पर भी वैसे ही कि m कांस्टेंट है, तो बताओ क्या होगा, k और p² के बीच ग्राफ क्या होगा, या k और p के बीच में ग्राफ क्या होगा। या अगर उसने कह दिया यहां पर k कांस्टेंट है तो m और p या m और p² के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो ऐसे यहां पर भी कंडीशंस है, देखते हैं। जैसे k इज इक्वल टू p²/2m, ठीक, तो अगर m कांस्टेंट है तो पहले देख लो फिर एक साथ आप बना लेना। अगर m कांस्टेंट है तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, k प्रोपोर्शनल टू p²। अगर m कांस्टेंट है k प्रोपोर्शनल टू p², तो यहां पर हम दो ग्राफ आपको बताएंगे। जैसे अगर यहां पर उसने कह दिया p और यहां पर ले लिया k, तब यहां पर ग्राफ क्या बनेगा। और अगर यहां पर ले लें हम p की बजाय p² ही ले लें पूरा, ठीक है, और यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी ले लें, तब यहां पर ग्राफ क्या बनेगा। तो आप देखो जरा कि अगर k और p है तो इसका मतलब x की जगह पर हम p ले रहे हैं, और यहां पर y, तो y प्रोपोर्शनल टू x², ग्राफ कैसा, पैराबोला। जब एक सिंगल एक स्क्वायर में तो पैराबोला होगा। तो यहां पर पैराबोला में हम ओपन साइड उधर रखते हैं जिधर अकेला, जो अकेला टर्म है, जैसे k सिंगल है तो इसी की तरफ हम ओपन साइड रखेंगे, तो ग्राफ इसका पैराबोला ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना देंगे। और यहां अगर आप देखो तो यहां हमने p² को x माना है, p² को x माना ना, तो ये x हो गया और ये y प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, स्क्वायर नहीं। हमने p² को x मान लिया ना, तो y प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। तो अगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा यहां पर। ठीक, समझ गए ना। ऐसे ही अगर आप देखो सेकंड वाली कंडीशन को,
तो यहां पर अगर k कांस्टेंट कर दें, तो अगर k कांस्टेंट है तो m प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर हो जाएगा ना, m प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। तो अगेन जहां k है वहां पर m आ गया, यानी कि इसके भी ग्राफ दोनों ऐसे ही बन जाएंगे। तो अगर हम यहां पर लेंगे m और p, यहां पर p लिया और यहां पर m, और दूसरे वाले केस में यहां पर हमने p स्क्वायर ले लिया और यहां पर हमने ले लिया m, तो फिर जो ग्राफ है वो m और p में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो तो ऐसे बन जाएगा पैराबोला। और अगर p स्क्वायर है तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहां पर अगर p कांस्टेंट कर दिया गया, p कांस्टेंट है तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m हो जाएगा ना, k प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। तो जैसे यहां पर बताया गया था v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, वैसे वहां k प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m है, तो उसमें भी ऐसे ही दोनों ग्राफ बन जाएंगे ना, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और अगर 1 अपॉन m लेंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां पर अगर आप देखो हमने लिया m और k, ठीक है, तो ग्राफ यहां पर बनेगा स्ट्रेट, ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और यहाँ k और यहाँ पर 1 अपॉन m, ठीक है। तो जो भी ग्राफ यहाँ पर है तो इस केस में तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा और इस केस में बन जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। नोट कर लिया ना सभी ने? तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो एक्चुअल में यही न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है, जो हमने पीछे आपको पढ़ाया F इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ। तो वहां पर हमने आपको बताया भी था कि ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ की, ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है, अभी कुछ लिखना नहीं, जस्ट कि जो फोर्स है वो dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर होगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अगर है वहां पर, तो इसका मतलब वो होता है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, कि अगर किसी सिस्टम या बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, या मोमेंटम में चेंज है तो उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। उसमें ये नहीं है कि मास चेंज हो रहा है या वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या है, v इज इक्वल टू m इंटू वी। तो अगर मास चेंज कर दें तो भी मोमेंटम बदल जाएगा, वेलोसिटी चेंज कर दें तो भी मोमेंटम बदल जाएगा। लेकिन जो पहले हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। तो ये तब होता है जब हम मास को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अगर मास कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt, यानी कि वेलोसिटी में आप चेंज देख रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी में चेंज हो, वेलोसिटी कांस्टेंट करके तुम मास चेंज कर दो, तो अगर आप मास चेंज कर देंगे तो भी मोमेंटम बदलेगा और मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर। तो देखते हैं एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ यही है और ये क्या कहता है, पढ़ते हैं यहां पर, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंजेस, और ध्यान दो यहां पर दिस चेंज यानी कि किसमें, मोमेंटम में जो चेंज है, दिस चेंजेस ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब जो भी मोमेंटम में चेंज होगा वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि अगर हम लिखें यहां पर F इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहां पर dp डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। अगर हम P की बात करें तो P को हम यहां पर लिख सकते हैं m इंटू वी, लेकिन हम बाहर नहीं निकालेंगे, मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है dt, और इसी को बोलते हैं फार्मूला फॉर ट्रू फोर्स। ये ऐसे एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो फार्मूला फॉर ट्रू फोर्स का मतलब dp अपॉन dt ही आप बताएंगे, ठीक है। वहां पर F बराबर ma का भी ऑप्शन था लेकिन वो नहीं बताएंगे, फॉर्मूला फॉर ट्रू फोर्स मतलब dp अपॉन dt, क्योंकि ये एक्चुअल कंडीशन बता रहा है कि भाई आप मास चेंज करो चाहे वेलोसिटी, अगर मोमेंटम में चेंज होगा तो वहां पर फोर्स होगा। और साथ ही साथ पता है dt मतलब टाइम, तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जिधर चेंज इन मोमेंटम होगा उधर ही फोर्स, या हम उल्टा कहते हैं कि जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही मोमेंटम में चेंज होगा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। देखो ध्यान रखना, कुछ लोग गलती कर देते हैं, हमने क्या बताया, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम, लेकिन कई बार ये करते क्या है कि फोर्स और मोमेंटम को सेम डायरेक्शन में कर देते हैं। मोमेंटम और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो ऐसा जरूरी नहीं, मोमेंटम और
चेंज इन मोमेंटम, सॉरी फोर्स और चेंज इन मोमेंटम ये यहां पर होगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, डीपी ना कि पी, क्योंकि मोमेंटम तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे मान लिया इनिशियल मोमेंटम इधर है, फाइनल मोमेंटम इधर है, तो जब चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो जो चेंज आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा वेक्टर के अकॉर्डिंग। आपको याद होना चाहिए, आपको एक क्वेश्चन बताया गया था, इनिशियल वेलोसिटी इधर है तो फाइनल इधर है, जैसे भी, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते, तो वैसे ही चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो पता लगा इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो आपको अगर चेंज लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, तो इनिशियल फाइनल तो यही रहेगा, इनिशियल इधर है तो माइनस पी इनिशियल इधर हो जाएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर चेंज होगा ना, तो इनिशियल इधर है फाइनल इधर है लेकिन चेंज इधर जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि चेंज इधर से इधर हुआ, तो ऐसे इस डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगेगा तो ये इसको चेंज करके इधर ले आएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में होगा जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम और फोर्स नहीं, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स को आपको कहना है सेम डायरेक्शन में। ये अलग बात है कि मान लिया इनिशियल मोमेंटम था ही नहीं, तो जो फाइनल मोमेंटम है और फोर्स वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट वाइज यही कहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। दिस इज कॉल्ड फार्मूला फॉर ट्रू फोर्स। इसके आगे लिख लेंगे यहां पर फार्मूला फॉर ट्रू फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर नोट में पॉइंट लिखा गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ, देयरफॉर सेकंड लॉ इज मोस्ट फंडामेंटल लॉ आउट ऑफ थ्री। जैसे आपसे कहा जाए कि इसमें से फंडामेंटल मोस्ट फंडामेंटल लॉ कौन सा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो किसे बोलेंगे, सेकंड लॉ को। क्यों कहा जाता है फंडामेंटल का मतलब हम आपको बता चुके हैं, मतलब जहां से बाकी सारी चीजों को ओरिजिनेट किया जाए, मतलब वो एकदम मूल स्रोत हो गया, सोर्स हो गया। तो सेकंड को हम कहेंगे ये सोर्स है जहां से हम फर्स्ट को भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड को भी डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसे F बराबर ma है, ठीक है, ये हमने लिखा। तो F इक्वल टू ma होने का मतलब यहां पर इस तरीके से, तो अगर फोर्स जीरो कर दें हम, तो यानी कि एक्सलेशन यहां पर क्या हो गया, मास तो जीरो होगा नहीं, ठीक है, तो एक्सलेशन यहां पर क्या हो गया, जीरो, और एक्सलेशन जीरो होने का मतलब dv डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू जीरो, यानी कि v की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। एक्सलेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी है उस पर अगर आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, तो इसका मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो हमने कहां से डिराइव किया, सेकंड से उसको हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। और जो सेकंड, ये थर्ड लॉ है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद आपको समझाएंगे आगे, ठीक है। तो थर्ड लॉ कैसे हम सेकंड से डिराइव कर सकते हैं ये भी अभी हम लोग जान लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सेकंड पॉइंट, स्लोप ऑफ पीटी कर्व गिव्स फोर्स। जैसे आप खुद देखो यहाँ पर कैसे एक पी और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया और यहाँ पर हमने एक ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम ए पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एंगल यहाँ पर थीटा है, तो अगर हम लिखें यहाँ पर स्लोप एट पॉइंट ए या एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए स्लोप, तो स्लोप आप क्या लिखोगे, dp डिवाइडेड बाई dt तो लिखोगे, और dp बाई dt को हम लोग लिखते हैं फोर्स या tan थीटा लिख सकते हैं। तो dp अपॉन dt जो है उसे हम फोर्स लिखेंगे और साथ में स्लोप को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा। यानी कि बस यहाँ पर ये एंगल आपको पता होता, आप बता देते इस लोकेशन पर जब ये कंडीशन जो होगी या इस समय पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, नोट कर लेंगे।